मेरी माँ हमारे साथ रहेगी और तुम्हारे माता पिता को कहीं और रहने की जगह ढूंढनी होगी। मेरे पति रोहित चिल्लाए। उनकी आवाज हवा को ऐसे चीर रही थी जैसे कोई तेज चाकू। मैं एकदम स्तब्ध खड़ी रह गई। मुझे तुरंत समझ ही नहीं आया कि मैंने अभी क्या सुना। रोहित ने यह क्या कहा, और सबसे बड़ी बात, क्यों कहा। फिर उन्होंने मेज पर जोर से मुक्का मारा। मुक्का इतनी जोरदार था कि प्लेटें उछल गईं और दाल मेजपोश पर गिरकर फैल गई, जो आज ही टेबल पर नई बिछाई गई थी। 1 मिनट पहले तक रसोई में गरम खाने और घर की खुशबू भरी हुई थी, लेकिन अब हवा तनाव से भारी हो चुकी थी। मेरे पति रोहित मेज पर झुक गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी आंखों में ठंडी दृढ़ता चमक रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मेरी माँ हमारे साथ रहेगी, उन्होंने दोहराया, और तुम्हारे माता पिता को कहीं और जगह ढूंढनी होगी। मेरी माँ श्रीमती सविता जी उनके सामने बैठी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जब उन्होंने यह सब सुना, उनके हाथ कांप रहे थे और वे अपनी गोद को कसकर पकड़े हुए थी। उन्हें कभी बहस करना नहीं आता था। वे हमेशा झगड़ों से बचती थी, लेकिन इस समय ऐसे लग रहा था जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या तुम पागल हो गए हो रोहित? मैंने चिल्लाकर कहा। वे कहाँ जाएंगे? उन्होंने तो हमारी मदद करने के लिए अपना घर बेच दिया था, ताकि हम दिल्ली में यह फ्लैट खरीद सके। यह सिर्फ अन्याय नहीं है, यह विश्वासघात है। रोहित गुर्राए। न्याय तो यह है कि एक बेटा अपनी माँ की देखभाल करे, किसी पराये लोगों की नहीं। मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, उन्हें देखभाल की जरूरत है, और हमारे ऊपर लॉन है, जगह कम है, और तुम्हारे माता पिता बीच में रह रहे हैं। यह फ्लैट रबड़ का नहीं है कि खींचकर बड़ा कर दें। वह मेरे माता पिता के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे वे कोई बोझ हो, ना कि वे लोग जिनकी वजह से हमारे सिर पर यह छत थी। उन्होंने अपना छोटा सा फ्लैट बेच दिया था और हमें एडवांस के लिए पैसे दिए थे, ताकि हम आखिरकार उसकी माँ के घर से निकलकर यहाँ आ सके। मेरे माता पिता पराये नहीं हैं, मैंने खड़े होते हुए कहा। मैंने महसूस किया कि गुस्सा मेरे सीने में उबल रहा था। उन्हें यहाँ रहने का उतना ही हक है जितना हमें है। बस, रोहित फिर चिल्लाए और मेज पर दोबारा मुक्का मारा। मैंने फैसला कर लिया है। कल मेरी माँ यहाँ आ जाएगी और तुम्हारे माता पिता कहीं और कमरा ढूंढ ले, तुम्हारी बहन के घर, दोस्तों के पास, कहीं भी। मैं इस तमाशे से तंग आ चुका हूँ। मैंने अपनी माँ की ओर देखा। वे अब भी चुप थी, उनकी आंखें दर्द से भरी हुई थी। फिर मैंने रोहित की ओर देखा। उन्हें उम्मीद थी कि मैं हमेशा की तरह झुक जाऊंगी, लेकिन इस बार सब अलग था। तो तुमने सब कुछ पहले ही तय कर लिया है? मैंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। ठीक है, लेकिन यह जान लो कि मैं सहमत नहीं हूँ। रोहित ने मेरी आवाज सुनकर भौहें उठाई। यह हमारा घर है रोहित, सिर्फ तुम्हारा नहीं। और मेरे माता पिता कहीं नहीं जाने वाले। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम अपना सामान बांधो और अपनी माँ के साथ रहने चले जाओ। जहाँ तक मुझे पता है, वहाँ काफी जगह है, वहीं सच में न्याय होगा। हमारे छोटे से फ्लैट में सन्नाटा छा गया। दीवार के उस पार वाले पड़ोसी भी शायद सांसें रोके सुन रहे होंगे। रोहित मुझे गुस्से और हैरानी से देख रहे थे, जैसे उन्हें पहचान ही नहीं आ रहा था कि यह वही औरत है जो सालों से शांति बनाए रखने के लिए हर बार झुक जाती थी। कल इस बारे में बात करेंगे, उन्होंने बुदबुदाया। फिर भी रसोई से बाहर चले गए। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, फिर चुपचाप प्लेटें समेटने लगी। मेरे अंदर सब कुछ कांप रहा था, लेकिन मुझे एक बात पता थी, मैं अब नहीं झुकूंगी। मैं अब शिकार नहीं बनूंगी। अगली सुबह आसमान धूसर था और कॉफी का स्वाद पहले से ज्यादा कड़वा लग रहा था। रोहित ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपने फोन पर खबरें पढ़ रहे थे। मेरी माँ एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थी। मेरे अंदर अपराध बोध और गुस्सा एक साथ उलझ रहे थे। जब रोहित घर से निकल गए तो सन्नाटा असहनीय हो गया। तभी फोन बजा। मैंने राहत की सांस ली। यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त कविता थी। तो वहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। कल मैंने उसे चिल्लाते सुना। तुम जानती हो यहाँ दीवारें कितनी पतली हैं? मैंने उसे सब कुछ बता दिया, उसकी माँ के बारे में, उसके अल्टीमेटम के बारे में, और मेरी माँ के बारे में, जो अब डर के मारे सांस लेने से भी घबराती थी।
कविता चुपचाप सुनती रही। फिर उसने ढीठ आवाज में कहा, उससे बहस मत करो, अपनी आवाज मत उठाओ। उसे सोचने दो कि वह जीत गया है। दिखावा करो कि तुम मान गई हो, लेकिन चुपचाप अपना कदम उठाओ। इस फ्लैट में तुम्हारा आधा हक है ना, उसी का इस्तेमाल करो। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम असल में कितनी मजबूत हो। फोन रखने के बाद मैं लंबे समय तक चुप बैठी रही, उसकी बातों के बारे में सोचते हुए। बस दिखावा करना यह मेरा तरीका नहीं था, लेकिन शायद यही एक रास्ता था। मैं अपने माता पिता को बेघर नहीं होने दूंगी। माँ, सब ठीक हो जाएगा, मैंने उनके पास जाकर कहा। मैं वादा करती हूँ, मैं उसे हमें अपमानित नहीं करने दूंगी। उन्होंने मुझे डरते हुए देखा, लेकिन कई दिनों में पहली बार मैंने उनकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक देखी। उस रात जब रोहित घर लौटे, तो मैंने उन्हें शांत होकर स्वागत किया। वे नई लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो क्या तुमने मेरी बात के बारे में सोचा? उन्होंने बाहें बांधते हुए पूछा। मैं मुस्कुराई। हाँ, तुम सही थे रोहित, मैंने अच्छी तरह सोचा है। उन्होंने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन मैं आगे बोली, अगर तुम्हारी माँ यहाँ आना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस मैं चाहती हूँ कि उनका अपना कमरा हो, ताकि हम सब आराम से रह सके। कल मैं एक रिनोवेशन कंपनी को फोन करूंगी, यह जानने के लिए कि बीच में एक दीवार बनवाने में कितना खर्च आएगा। हम बेडरूम को 2 हिस्सों में बांट देंगे, तुम और तुम्हारी माँ एक तरफ, मैं और मेरे माता पिता दूसरी तरफ। थोड़ा तंग होगा, लेकिन कम से कम न्याय तो होगा। रोहित जैसे पत्थर बन गए, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, मानो उन्हें विश्वास ही ना हो कि उन्होंने अभी क्या सुना है। क्या तुम सच कह रही हो? उन्होंने धीरे से कहा। बेडरूम को बांट देंगे? और फिर हम कहाँ रहेंगे? रोहित ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बेडरूम को 2 हिस्सों में बांटने का यह विचार उन्हें पूरी तरह निरुत्तर कर देगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने उस घर की शांति को हमेशा के लिए बदल दिया। रोहित का मुंह आधा खुला रह गया, वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उनकी नजर मुझसे हटकर जमीन पर गई, फिर खिड़की की तरफ, जैसे वह किसी अदृश्य रास्ते की तलाश कर रहे हों। मैं वहीं खड़ी थी, हाथ बांधे हुए, बाहर से शांत, लेकिन मेरे सीने में दिल जोर से धड़क रहा था। हमारे बीच का सन्नाटा भारी था। मैं एक और गुस्से के विस्फोट की उम्मीद कर रही थी, लेकिन बहुत समय बाद पहली बार रोहित असहाय दिख रहे थे। तुम मजाक कर रही हो ना? आखिरकार उन्होंने कहा। उनकी आवाज हल्की कांप रही थी। इस तरह कोई कैसे रह सकता है? यह तो पागलपन है। पागलपन? मैंने सांस स्वर में दोहराया। शायद, लेकिन 2 बुजुर्गों लोगों को सड़क पर छोड़ देना उससे तो बेहतर है। वे अचानक उठ खड़े हुए और कुर्सी को जोर से पीछे धकेल दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में यह कह रही हो। उन्होंने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। मैं अपनी माँ की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम मुझे राक्षस जैसा महसूस करवा रही हो। रोहित, मैंने बिना आवाज उठाए कहा, तुम कोई राक्षस नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारी मदद किसी दूसरी फैमिली को तोड़कर नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे उलझन से देखा, जैसे अचानक उन्हें एहसास हुआ कि अब ये बहस सही या गलत की नहीं रही, यह तो इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। अगली सुबह घर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरी माँ सविता जी चुपचाप चाय बना रही थी। जब भी उन्हें गलियारे में रोहित के कदमों की आवाज सुनाई देती, वे हल्का सा सिहर उठती। उन्हें डर था कि कहीं फिर झगड़ा न शुरू हो जाए। मैं सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर तनाव ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई धागा टूटने वाला हो। दोपहर में रोहित काम पर चले गए। मैं कंप्यूटर के सामने बैठ गई और 2 रिनोवेशन कंपनियों को फोन करके कीमतें पूछने लगी। सब कुछ एक नोटबुक में लिख लिया। असल में मेरा कोई इरादा दीवार बनवाने का नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यह विचार रोहित को इतना असहज कर देगा कि उनका संतुलन बिगड़ जाएगा। पहली बार नियंत्रण उनके हाथ में नहीं था। शाम को मेरी माँ सविता जी धीरे धीरे मेरे पास आई। प्रतीक, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही कह रही हो? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों झगड़ो। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रोहित को समझना होगा कि दुनिया सिर्फ उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। मैं अपने ही घर में मेहमान बनकर नहीं रह सकती। जब रोहित लौटे, तो वे बिना कुछ बोले मेरे पास से गुजर गए। लगभग 1 घंटे तक वे बेडरूम में बंद रहे। जब बाहर आए तो उनकी आंखें लाल थीं, शायद गुस्से से या शायद शर्म से। मैंने आज अपनी माँ से बात की।
उन्होंने आखिर कहा। वे यहाँ आने के लिए बहुत उत्साहित हैं। मैं उन्हें कहना चाहता था कि शायद अभी सही समय नहीं है, लेकिन मैं कह नहीं पाया। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, शायद तुम्हें सच बताना चाहिए रोहित, इस घर में स्वार्थ के लिए जगह नहीं है। उन्होंने कड़वी मुस्कान दी। तुम्हारे पास हमेशा आखिरी शब्द होता है ना? नहीं, मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। बस अब मैं चुप नहीं रहती। उस रात घर अजीब तरह से शांत था। मैं रसोई में चाय का कप लेकर बैठी थी, जबकि रोहित गलियारे में टहल रहे थे। फिर अचानक दरवाजे पर रुक गए। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में तनाव हो। तभी शारदा देवी वहां आ गईं। उन्होंने तीनों को साथ खड़ा देखा तो उनकी आंखें भर आई। याद रखो, उन्होंने कहा, घर ईंटों से नहीं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं रितिका? हम क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने थकी हुई आवाज में पूछा। मैंने गहरी सांस ली। क्योंकि तुमने सबके लिए फैसले लेने शुरू कर दिए। क्योंकि तुम भूल गए कि परिवार आदेशों से नहीं बनता। वे दरवाजे के फ्रेम से टिक गए। कभी कभी लगता है मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। मैंने धीमे से कहा, शायद तुमने कभी मुझे सच में जाना ही नहीं। उस औरत को जो अब डरना नहीं चाहती। उसके बाद जो सन्नाटा आया वह अलग था। पहली बार ऐसा लगा कि रोहित सच में मेरी बात सुन रहे हैं। अगले कुछ दिन शांत बीते। तनाव अब भी था, लेकिन रोहित बदलने लगे थे। वे ज्यादा सोचते, कम बोलते। कई बार मैंने उन्हें मेरी माँ की तरफ देखते और फिर नजरें झुकाते देखा। एक दिन जब मैं बाजार से लौटी तो मैंने उन्हें सबके लिए चाय बनाते पाया। यह छोटा सा इशारा था, लेकिन सच्चा। फिर एक शाम उन्होंने कहा, मैंने अपनी माँ से बात की। उन्होंने कहा कि वह यहाँ नहीं आएंगी, वह मेरी बहन के साथ ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं बस वीकेंड पर उनसे मिलने चला जाया करूं। मैंने अंदर राहत की एक लहर दौड़ गई। ये अच्छी बात है रोहित, मैंने मुस्कुराकर कहा। शायद उन्होंने हमसे पहले समझ लिया कि सही क्या है। उन्होंने हल्की उदास मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शायद वह बस झगड़ों से थक गई हैं। उस रात हम लंबे समय बाद बिना किसी आरोप के बात करते रहे। माता पिता या पैसों के बारे में नहीं, बल्कि हमारे बारे में। कैसे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कैसे प्यार और अहंकार एक ही घर में रहते रहते टकराने लगते हैं। 2 हफ्तों बाद घर की हवा सच में बदल चुकी थी। अब वहां डर नहीं था, सम्मान था। रोहित मेरी माँ के लिए कभी फूल ले आते, कभी उनके साथ बैठकर चाय पीते। उनकी आवाज में अब पहले जैसी कठोरता नहीं रही थी। एक रविवार उन्होंने अचानक कहा, मैं सोच रहा था शायद हमें यह फ्लैट बेच देना चाहिए और एक बड़ा घर खरीदना चाहिए, सबके लिए। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या तुम सच कह रहे हो? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत था। घर दीवारों से नहीं बनता रितिका, घर उन लोगों से बनता है जो उसके अंदर रहते हैं। मेरी आंखें भर आई। मैंने धीरे से कहा, कुछ बेचने की जरूरत नहीं है रोहित। बस ये याद रखना कि प्यार थोपा नहीं जाता, उसे बांटा जाता है। वे मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। और तुम मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी चुप नहीं रहोगी। मैं हल्का सा मुस्कुराई। मैं वादा करती हूँ। उस दिन के बाद सच में बहुत कुछ बदल गया। मेरी माँ फिर से खुलकर मुस्कुराने लगी और हमारा वही छोटा सा फ्लैट अचानक बड़ा लगने लगा। शायद इसलिए क्योंकि अब उसमें सच में सबके लिए जगह थी। कभी कभी रात में रोहित दरवाजे पर रुककर मुझे चुपचाप देखते रहते। उनकी आंखों में अब नियंत्रण की आग नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। और अब मुझे महसूस होता कि हमारी सारी लड़ाई बेकार नहीं थी, क्योंकि कई बार सच्चा प्यार वहीं शुरू होता है जहां डर खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।